हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल वेल? तो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सीखो फिजिक्स पर। तो बच्चों, हम करवा रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज है हमारा लेक्चर नंबर 23 और हम करने वाले हैं टॉपिक टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चे करते हैं शुरू। तो बच्चों, जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं देखा वो जाके देख के आओ, ताकि आपको समझ आए ये वाला वीडियो, नहीं तो नहीं आएगा। देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है। ये देखो, ऐसी होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन। होती कि मैं थोड़ी सी बता देती हूँ, वैसे आप जाकर वीडियो देख लो तो अच्छे से समझ आ जाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो फील्ड लाइंस होती है जहाँ पे हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहने वाली है। मैं किसी भी पॉइंट पे निकाल लूँ तो वो सेम रहेगी, है ना। जितनी यहाँ पे उतनी यहाँ पे उतनी यहाँ पे, सब जगह। इसमें क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस में पड़े होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा अगर और जानना चाहते हो तो जाके वीडियो को देख लो। टाइप कीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाय सीखो फिजिक्स, तो आप हमारी वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, हम कहते हैं स्टार्ट। अब देखो, डाइपोल को रखना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अगर डाइपोल वाली वीडियो भी नहीं देखा तो वो भी जाके देख लेना, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय सीखो फिजिक्स, तो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसके देखो, ये हमने रख दिया डाइपोल। ठीक है, यहाँ पे हमने रखा माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू। डाइपोल होता क्या, मेरे पीछे बोलो। Two equal and opposite charges separated by certain distance is called dipole. ठीक है, अब ये जो डाइपोल है ना, ये इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, और देखो इसका जो डिस्टेंस होता है वो हम लेते हैं 12, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी रहे। बड़ी बार बोल चुकी है तो, है ना, हर बार बताती हूँ मैम आपको। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हमने ई वेक्टर लगाई है। ठीक है, अब देखो, जब भी ये डाइपोल पड़ा है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज, तो ये रिपेल होने वाला है। और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट होने वाले हैं, है ना। ये देखो ये माइनस चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा। ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो ये दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अब देखो इसको मैं मानू फोर्स F1, तो यानी कि एक सीधी बात है, फोर्स तो इधर को ही लगेगा। अगर रिपल्शन का लगे तब भी, अगर अट्रैक्शन का लगे तो तब भी। तो दोनों फोर्सेस भी क्या लगने वाली, सेम, क्योंकि चार्जेस तो सेम ही है सभी। ठीक है, इन बातों को पॉइंट नोट आउट कर लो, तभी तो आप इसको समझ पाओगे, नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएंगे। चार्जेस सेम है। ठीक है, अगर इसका रिपल्शन देखें तब भी उतनी फोर्स लगाएगा, अगर अट्रैक्शन देखें तब भी उतनी फोर्स लगाएगा, फोर्स सेम होगी। उसे मान रहे F1, क्यों? क्योंकि चार्जेस जो है उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। जो चार्ज जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका है। ठीक है, अब देखो ये वाला प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज से रिपेल होगा और ये नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट होगा। दोनों के साथ वही बात, पॉजिटिव है तो दोनों का रिपल्शन होगा, नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन। तो ये हुआ फोर्स F2। ठीक है, इतनी बात समझे। अब देखो, अगर देखो, चलो मैं बताती हूँ। अभी पहले और कुछ, अभी आप लिख लो क्या किया हमने। AB be the elective, AB be the dipole placed in uniform electric field E, placed in uniform electric field E
shown in figure. F1 and F2 be the forces as shown in figure. Be the forces as shown in figure. ठीक है, अब देखो बच्चों आगे हम करते हैं. अब देखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज. फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज. देखो बच्चों प्लस क्यू चार्ज कहाँ पे है? ये रहा हमारा प्लस क्यू चार्ज. इस पे कितनी फोर्स लगी? F2. प्लस क्यू चार्ज पे हमारी F2 फोर्स लग रही है. तो देखो फिर F2 कितनी आ रही है? अब देखो चार्ज है Q, ठीक है, मैग्नीट्यूड हम लिख नहीं रहे, साथ में लिख लेते E, है ना. E इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, E इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह कांस्टेंट है, इसीलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है ना हमने. अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डेफिनेशन होती थी? E इक्वल टू F बाय Q. तो F की क्या हो जाएगी? QE. ये मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस में करवाया था, तो वही मैं पुट कर रही हूँ. F2 की क्या हो गई? QE. E अब देखो E में क्यों लिख रहे हैं हमने? ये क्यों लिखा कि Q बाय R स्क्वायर, वो क्यों नहीं लिखा है ना. अब आप ये बोलोगे क्यों नहीं लिखा. अगर देखो हम चार्ज लें तो इसका हमें जो, अगर हम चार्ज लें है ना, हम किस चार्ज के साथ देखें, किस चार्ज के साथ इसकी फोर्स देखें. फोर्स तो इस चार्ज में भी लग रही है, इस चार्ज में लग रही है. इसका डिस्टेंस कैसे निकालें, है ना प्रॉब्लम्स. हम इसको सीधा कूलम्स लॉ से क्यों नहीं लिख रहे? इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमारे पास इसका डिस्टेंस नहीं है, इसका डिस्टेंस नहीं है, और ये कभी भी वेरी कर सकता है. ये तो हमने इतना और इतना लिया है ना, बाकी तो कितना भी हो सकता है. इस चार्ज के साथ, इस चार्ज के साथ, किस चार्ज के साथ हम देखें फोर्स. लेकिन E इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह है ना, वो तो इस पे लग ही रही है ना, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख दिया F2 इक्वल्स टू QE. अब देखो फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज, एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज. हम लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड, इसलिए माइनस तो लगाएंगे नहीं. तो F1 है ना, ये देखो माइनस क्यू, कितनी फोर्स लगा रहा है? F1. F1 कितना आएगा? मैग्नीट्यूड तो Q ही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो नेट फोर्स क्या आएगी? नेट फोर्स क्या होगी? F इक्वल्स टू F2 माइनस F1 या F1 माइनस F2. अब देखो दोनों तो सेम ही है, ये भी Q ही है, ये भी Q ही है, तो जिसको मर्जी जिसमें से माइनस कर दो. अगर बड़ी छोटी होती तो बड़ी को पहले रखते, छोटी को बाद में, लेकिन दोनों बराबर है, तो जिसको मर्जी जिसमें माइनस कर दो. क्या ही ज्यादा, आधा तो जीरो ही है, ठीक है. F2 माइनस F1 इक्वल्स टू QE माइनस QE, तो क्या आया? जीरो, ठीक है. और सीधे से बताऊं तो इससे क्या पता चला कि F1 इक्वल्स टू F2 है. F1 देखो, F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1 किसके बराबर है? जीरो के बराबर, है ना. F2 माइनस F1 या F1 जैसे आपको अच्छा लगे, दोनों से सही है, ठीक है. जीरो. F1 माइनस F2 क्या है? जीरो, है ना. F1 माइनस F2 कितना है? जीरो. अब देखो हमने माइनस क्यों करा, ये भी तो बताओ. हमने माइनस क्यों करा? दोनों नेट फोर्स हमने माइनस करके क्यों लिखी? हम तो यही बोलते हैं अगर किसी दो चार्जेस के कारण कोई फोर्स लग रही है तो वो तो नेट फोर्स होती है वेक्टर सम ऑफ दिस, ठीक है. वो अपने बेसिक्स में भूल जाना, ठीक है. अगर वो होती है तो फिर ये हमने इसको माइनस क्यों करा? माइनस हमने, मैं भूल गई थी आपको पहले बताना. देखो ये इस डायरेक्शन को लग रहा है, ये इस डायरेक्शन को. F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए माइनस हुआ है, ठीक है. अगर सेम डायरेक्शन में लगते तो क्या होते? ऐड होते. हम तो वेक्टर सम करते हैं ना, वेक्टर सम तो किसी भी तरीके से हो सकता है, और ये दोनों क्या थे? उल्टे थे, तो इसलिए ये क्या हुए? माइनस.
अब टेक्निकली देखा जाए तो ऐसे हुआ है ना, ऐसे है ना, दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है ना, F1 इक्वल टू माइनस ऑफ F2 है ना, F1 F2 के बराबर तो है लेकिन डायरेक्शन अलग है, इसलिए माइनस का साइन लगाया मैंने, ठीक है ना। अगर F1 की डायरेक्शन इधर को है, F2 की डायरेक्शन इधर को है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, F2 भी क्यू हुई है, F1 भी क्यू हुई है तो लेकिन अलग डायरेक्शन में, F1 इक्वल टू माइनस ऑफ F2। आप अगर इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स होता क्या है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, वो कितना है, जीरो। वो बात अलग है कि हमने उसको वेक्टर सम करा है तो दोनों को माइनस करा है, ठीक है ना, तो वो तो आया जीरो, है ना। अब देखो इससे क्या आ जाएगा, F1 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F2 वेक्टर, समझे बात। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन जो डायरेक्शन है वो तो अलग है ना, डायरेक्शन तो सेम नहीं ना है। हमने इधर माइनस क्यों करा, इसीलिए करा क्योंकि हम करते हैं वेक्टर सम, अगर सिंपली सम करते तो नहीं आता। सिंपली हमने ये पढ़ा है ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, अगर कोई फोर्स हमने ऐड करनी हो या माइनस करनी हो, सॉरी हमने अगर नेट फोर्स निकालना हो तो हम उसका करते हैं वेक्टर सम। वेक्टर सम कैसे करते हैं, उनकी डायरेक्शन को देखकर, अगर एक इधर को एक उधर को जा रहा होता है तो माइनस करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में होते प्लस करते हैं, अगर दो ऐसी फोर्सेज आती हैं तो उसके बीच में से रिजल्टेंट निकालते हैं। तो इसका तरीका है, तो दोनों एक इधर को जा रही थी एक उधर को जा रही थी, दोनों ऑपोजिट है, इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं F1 इक्वल टू माइनस ऑफ F2 या F2 इक्वल टू माइनस ऑफ F1। बच्चों ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा जाके वीडियो देखिए, दोबारा पीछे करिए और वीडियो को देखिए, ठीक है। नहीं तो बस फंडा इतना ही है कि एक फोर्स इधर को लग रही है एक फोर्स उधर को लग रही है, दोनों बराबर है और दोनों की डायरेक्शन क्या है अलग, इसलिए लिखा है F1 इक्वल टू माइनस ऑफ F2। और इससे भी समझ सकते हैं कि वेक्टर सम जीरो के बराबर आ रहा है, हमने इसका वेक्टर सम करा ना, ये F इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, वो किसके बराबर होगा, F2 माइनस F1 के बराबर। तो F वो जीरो आया था हमारा, उसको जीरो पुट कर दिया, F1 वेक्टर, तो F1 वेक्टर किसके बराबर आ गया, F1 इक्वल टू माइनस ऑफ F2, ठीक है। दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही है। अच्छा अब देखो, अब इसमें मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर आपको इसके आगे समझाती हूँ। हैव स्क्रीनशॉट ऑफ इट और यू कैन नोट डाउन। अब देखो बच्चे, जब दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगे ना किसी चीज पे तो टॉर्क आता है। +1 में आपने पढ़ा भी होगा, जब दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करें तो वो क्या, उसमें क्या आ जाता है, टॉर्क आ जाता है। वो देखो कैसे, अगर ये मानो ये आपका डाइपोल है, जैसे यहाँ पे पढ़ा है, तो इसको एक तरफ से इधर को खींचा जा रहा है, एक तरफ से इधर को खींचा जा रहा है, तो ये ऐसे करके घूमेगा ही ना। अगर मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ, इसको कोई इधर से इधर खींच रहा है, तो ये घूमेगा ही ना बड़ी जोर से। इसको कोई इधर को खींच रहा है और ये भी खुद इधर को जाना चाह रहा है, ये इधर को खींच रहा है, इसको इधर को खींच रहा है, तो ये रोटेट ही होगा ना, इसको इधर को खींच रहा है, इसको इधर को, इसको इधर को, इसको उधर को, तो ये रोटेट ही होगा ना। रोटेट होने का क्या मतलब है, टॉर्क। और अगर आपने पढ़ा होगा, जितनी फोर्स से मैं इसको इधर से खींच रही हूँ उतनी ही फोर्स से मैं इधर खींच रही हूँ। अगर देखो, अगर फोर्स बराबर ना होती, एक बड़ी होती एक छोटी होती, तो एक जाना उसको इधर को ले जाता, ये हार रहा होता। अगर मानो ये वाली फोर्स जो लग रही है वो बड़ी है, ये छोटी है, तो ये इसको इधर को करता, ये भी कोशिश करता है इधर को जाने की, पर ये इधर को घूम जाता, इधर को नहीं जाता। लेकिन अगर जब इक्वल है, ये इधर को लग रही है ये इधर को लग रही है, दोनों ऐसे करके खुद रोटेट हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी उतना घुमा रहा है, ये भी उतनी जोर से फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। ये देखो ये घूम जाएगा, इसको जितनी फोर्स से इधर लगा रहे हैं उतनी फोर्स इधर से लग रही है। दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट, एक इधर को लग रही है एक इधर को लग रही है, इधर को एक इधर को, तो दोनों क्या कर रहे हैं, उसको इधर को खींच रहे हैं, ये इसको उधर को खींच रहे हैं, तो ये आराम से घूम जाएगा ना। है भी दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो तब क्या आती, टॉर्क। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स क्रिएट्स अ टॉर्क, ठीक है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो आप जाके अपने +1 के बेसिक्स देख सकते हो। when two now when two equal and opposite forces act on a body it produces torque, then it forms torque, it produces torque, जो लिखना चाहते हो you can write, it forms torque,
तो बच्चे टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता था? तो बच्चों जिनको याद होगा, टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो आइदर फोर्स का मतलब एक कोई भी फोर्स ले लो, दोनों है तो इक्वल ही ना, है ना, दोनों फोर्स है तो इक्वल। F1 लेना है F1 ले लो, F2 लेना है F2 ले लो, जो मर्जी ले लो। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर फेंक दे, मानो ये फेंका मैंने परपेंडिकुलर, इसको हमने B माना, मानो इसको मैं L ले लूँ, ठीक है, ठीक है। तो BN हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये हमें फाइंड करना। तो मैं लिख दूँ आइदर फोर्स F1 या F2 में से कुछ भी लिख दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा BN है, वो हमने अभी फाइंड करना है। F1 को QE लिख दो, हम पहले निकाल चुके QE, है ना, Q इसका चार्ज और E इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बता चुकी हूँ, इंटू BN। अब BN निकालते हैं। अब हम क्या निकालते हैं? BN। अब इधर से BN निकलेगा, BN। अब देखो इन ट्रायंगल, इसको मैं A ले लूं, इन ट्रायंगल ABN हमें चाहिए BN, ये चाहिए। और हमारे पास है क्या? अगर ये वाला हिस्सा लूं, अगर ये वाला हिस्सा लूं मैं, ये वाला, तो बच्चों ये देखो ये मेरे पास है नहीं, ये कितना डिस्टेंस पे है मेरे को नहीं पता, ठीक है। ये वेरी भी कर सकता अगर इसको नीचे खींच दूं, ठीक है ना। ये वाला डिस्टेंस मेरे पास नहीं है, ये वाला डिस्टेंस मेरे पास नहीं है, लेकिन बट ये वाला डिस्टेंस तो है। तो ये क्या है, कौन सा मैं रिलेशन लगाऊं कि ये जो मेरा है, मेरा BL और ये 2L आ जाए, ठीक है। अब देखो आपको ये चाहिए, ये चाहिए आपको, ये क्या है आपका थीटा के हिसाब से, थीटा के सामने वाला क्या होता है? अरे थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये आपको चाहिए, इसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है, ये पता, तो हम इसी को यूज कर लेते हैं। ये क्या है आपका, जहाँ पे थीटा चिपका होता है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला कौन सा रिलेशन होता है? साइन का ना, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये हमने कॉस थीटा क्यों नहीं लगाया? कुछ बच्चों को क्वेश्चन होता कॉस थीटा में ये बेस होता, बेस चाहिए ना, तो ये तो हमारे पास है नहीं, बट ये है। इसी से हमें पता चला कि हम साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा BN और हाइपोटेन्यूज है हमारा AB। अब BN हमें चाहिए और AB क्या है हमारे पास? 2L। तो क्या आ जाएगी BN की वैल्यू? यहाँ पे 2L डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई 2L साइन थीटा। तो यहाँ में पुट कर दूं फिर मैं QE 2L साइन थीटा। अब Q इंटू 2L से कुछ याद आ रहा है आपको? Q इंटू 2L, अरे P वेक्टर डाइपोल मोमेंट क्या होता था? Q इंटू 2L। तब का करें, अब तो याद भी हो गया होगा। तो Q इंटू 2L की जगह मैं लिख देती हूँ P, और बचा क्या मेरा? P का मैग्नीट्यूड, ये E है ना, E बचा और साइन थीटा बचा, PE साइन थीटा। अब देखो, अब जब साइन थीटा आता है तो क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है कि डॉट प्रोडक्ट होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है? जब साइन थीटा आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या आता है? क्रॉस प्रोडक्ट। ये लो क्रॉस प्रोडक्ट। जब डॉट प्रोडक्ट तो हो ना तो कॉस थीटा आता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट हो तो क्या आता है? साइन थीटा। तो हम इसको P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर भी लिख सकते हैं। अब इसका कर लेते हैं स्पेशल केस, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था। अब आ जाएगा इसका स्पेशल केस। अब स्पेशल केस में क्या है देखो, अब ना मैं इसको ना रब कर देती हूँ, हम अकेले जो स्पेशल केस है ना वो देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब हम करते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस, तो पहला स्पेशल केस है इफ डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
अभी समझते हैं क्या बोल रहे हैं, हम लिखते हैं नंबर। इफ डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर लिख दो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड खुद लिख लेंगे, ठीक है। देखो अब देखो, यानी कि इसका मतलब क्या है, थीटा जा तो जीरो होगा, पैरेलल है तो थीटा जीरो लिख लेते हैं। एंटी पैरेलल का एक और केस करा दूं। अब वो बोल क्या रहे हैं, जैसे ऐसे है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है ना हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अब जो डाइपोल है ना वो भी आपका ऐसे पड़ा है। डाइपोल कैसे होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू होगा, यहाँ पे प्लस क्यू, इसकी डायरेक्शन भी इसी साइड हो, ठीक है। ये होता है थीटा इक्वल्स टू जीरो वाला केस। देखो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, है ना, प्लस से माइनस, डाइपोल की उल्टी होती है माइनस से प्लस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थीटा 0 डिग्री। तो यहाँ पे टाउ कितना लगेगा, हमारा टाउ होता था पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा होता है। अब देखो टाउ वैल्यू पुट करो, पीई साइन 0 कितना होगा 0, टाउ यहाँ पे 0, टाउ तो 0 है, लेकिन ये इसकी स्टेबल कंडीशन होगी, डाइपोल की स्टेबल कंडीशन होगी। क्यों स्टेबल कंडीशन होगी, देखो देखो ये ऐसे पड़ा, एक मिनट अब समझ आएगा आराम से, देखो अच्छे से सुनो क्या हो रहा है। इधर देखो, इधर माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का चार्ज है, यहाँ पे प्लस का चार्ज है, यहाँ पे माइनस का चार्ज। ये प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट करना चाहेंगे तो ऐसे पड़ा रहेगा। ये माइनस प्लस आपस में अट्रैक्ट करना चाहेंगे, है ना, तो दोनों फोर्स एक दूसरे की सही जगह पे लग रही है। देखो ये इसको अपने पास रखना चाहता है, ये इसको अपने पास रखना चाहता है, ये नहीं चाहता कि ये दूर हो, ये नहीं चाहता कि ये दूर हो, तो इसलिए स्टेबल कंडीशन है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। इसलिए टॉर्क भी 0 है, अगर वो स्टेबल कंडीशन में है तभी तो टॉर्क 0 है। अब ये घूमेगा थोड़ी, ये इसके साथ बहुत खुश है, ये भी इसके साथ मजे में, तो क्यों घूमेगा। यहाँ पे थीटा 0 हो गया, जब थीटा 0 हो गया तो देखो ये इसके साथ मजे में, ये इसके साथ मजे में, दोनों अट्रैक्शन कर रहे हैं आराम से, और आराम से एक फोर्स में बैठ गए हैं। अब ये नहीं रोटेट करेगा, लेकिन इसका अगर मैं थोड़ा सा एंगल बढ़ा दूं तो फिर से इसका रिपल्शन एक तरफ से, रिपल्शन एक तरफ से, अट्रैक्शन ऐसे शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी ये बिल्कुल सही स्टेट में पड़े हैं, इसका अगले वाले के साथ भी अट्रैक्शन, इसका इसका साथ भी अट्रैक्शन, इसका इसके साथ भी अट्रैक्शन, इसका इसके साथ भी अट्रैक्शन, ठीक है। ये इसका स्टेबल स्टेट है, ठीक है। अब इसका अगला वाला देखो, एक होता है एंटी पैरेलल का केस, एक पैरेलल का केस है, एक एंटी पैरेलल का, और एक और है 90 डिग्री। If dipole is placed anti-parallel, टू इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई लिख देती हूँ, तब क्या होता है थीटा 180 डिग्री। एंटी पैरेलल का क्या मतलब है, ये देखो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, और जो आपका डाइपोल है वो आपका पड़ा है माइनस से, ये देखो इसकी डायरेक्शन इधर को है, उसकी डायरेक्शन इधर को, यानी कि यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, तभी इसकी डायरेक्शन इधर को होगी, है ना। तो अब देखो इधर क्या है, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो देखो पीई साइन 180 डिग्री कितना होता है 0, अरे साइन 180 कितना होता है 0 होता है ना। टाउ तो यहाँ पे भी 0 है, पर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये हमेशा परेशान ही होता रहेगा। क्यों, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल कर रहा है, बोल रहा भाग भाई मेरे से भाग, ये बोल रहा है नेगेटिव नेगेटिव रिपल कर रहा है, भाग भाई मेरे से भाग, बट बेचारे क्या करें, दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं। ये देखो ये अगर सीधा पड़ा, अगर यहाँ से भी सेम फोर्स, दोनों एक जगह पे, यहाँ से भी सेम फोर्स, यहाँ से भी सेम फोर्स लग रही, तो बेचारा क्या करेगा, बोलेगा इधर इधर को फोर्स लग रही है क्योंकि रिपल्शन हो रही है, तो दोनों की रिपल्शन ऐसे हो रही है,
ऐसे को दोनों सेम टू सेम ऐसे खींच रहे हैं, पर देखो अगर आप दोनों को सेम तरीके से ऐसे करके खींचो तो कुछ कर तो नहीं पाओगे ना। दोनों इधर से सेम तरीके से इसको रोटेट तो नहीं करवा पाओगे ना, नहीं रोटेट करवा पाओगे। अगर दोनों को इस डायरेक्शन से इधर को मैं इसी डायरेक्शन से इधर को रिपल्शन दूँ, रिपल्शन, तो इसको हिला तो नहीं पाओगे ना, टॉर्क तो नहीं आएगा। लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल है क्योंकि ये पास रहना नहीं चाहते। लेकिन खड़े क्यों ऐसे, टॉर्क क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उतना ही फोर्स यहाँ से लग रहा है जितना यहाँ से लग रहा है, और डायरेक्शन भी क्या हो रही है, सेम। इसी कारण वो क्या हो रहे, रोटेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, डायरेक्शन भी सेम हो गई है, रिपल्शन बहुत ज्यादा जिसके कारण वो डिस्टर्ब है। वो चाहते दूर हो पर दूर हो नहीं पा रहे क्योंकि दोनों का फोर्स का डायरेक्शन सेम और इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पा रहे। अगर इस एंड से भी उतनी फोर्स लगाऊं, अगर इस एंड से भी उतनी फोर्स लगाऊं, तो ये बेचारा कहाँ घूमेगा, इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? और इसी तरह जब जीरो वाला केस था तब ये ऐसे पड़ा था, है ना, लेकिन ये इसको इधर खींच रहा था, इसको इधर खींच रहा था, दोनों मजे में थे, अनडिस्टर्ब नहीं थे। टॉर्क तो तब भी नहीं आ रहा था क्योंकि दोनों इसी डायरेक्शन में, नीचे वाली डायरेक्शन में एक दूसरे को खींच रहे थे। ठीक है, तब भी टॉर्क नहीं आ रहा था इसी कारण, क्योंकि दोनों फोर्स सेम लगा रहे थे। अगर फोर्स अलग अलग होती, अगर देखो फोर्स देखो सेम है, तो देखो ये ऐसे सीधा खड़ा है, ये इसके साथ मजे में है। ठीक है ना, जब ऐसे होगा तब तो होगा ऐसे, ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा तो टॉर्क लग जाएगा। ठीक है, जितने तरीके से इसको खींच रहा है उतने तरीके से इसको खींच रहा है। जब ऐसे खींचेगा तो ये तो दोनों चाहते कि ये घूमे, पर ये दोनों ही नहीं चाहते ये घूमे, ये दोनों चाहते मेरे पास ही रहे। वो दोनों चाहते मेरे से दूर हो, पर दूर तो हो नहीं पा रहे। ठीक है ना, टॉर्क नहीं आ पाएगा, टॉर्क भी नहीं आएगा और वो कुछ हिल भी नहीं पाएगा। ठीक है, आप बोल रहे थे अभी कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स मेक्स अ टॉर्क, है ना। अब देखो इक्वल एंड ऑपोजिट, यहाँ पे तो इक्वल फोर्सेस लग रही है बट ऑपोजिट नहीं लग रही। थीटा 0 में, थीटा 180 में ऑपोजिट फोर्सेस कहाँ लग रही है? देखो यहाँ पे भी देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये दोनों रिपेल कर रहा है इधर को, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, दोनों रिपेल कर रहे हैं इधर को, सेम डायरेक्शन में। टॉर्क तो तभी आता है ना जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। फोर्सेस की डायरेक्शन एक इधर को लगे, एक इधर को लगे, पर ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे भी ये फोर्स इधर को लगा रहा है, अट्रैक्शन माइनस और पॉजिटिव में, ये इधर को लगा रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव में, दोनों की डायरेक्शन से। टॉर्क किधर से आएगा? टॉर्क तो नहीं आने वाला। ये तो हो गया सबसे, ये तो आपको आप समझ आ गया होगा। ठीक है ना, डायरेक्शन सेम होने के कारण टॉर्क नहीं आ रहा, फोर्स की डायरेक्शन सेम होने के कारण टॉर्क नहीं आ रहा। और ये स्टेबल इसलिए क्योंकि ये साथ में रहना चाहते और ये साथ में नहीं रहना चाहते, और फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे, ये इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। एक और केस होता है 90 डिग्री वाला। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ थर्ड वाला। इफ डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल is placed perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ई वेक्टर लिख लो, आप लिख लोगे, है ना। मेरे स्टूडेंट्स इतने तो होशियार है ना। अब देखो, अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखो थीटा क्या है, 90 डिग्री, थीटा है 90 डिग्री, यानी कि ये मान लो ऐसे जा रही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये डाइपोल ऐसे पड़ा यहाँ पे माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है। अब देखो, अब इधर देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन होगा, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ रिपल्शन होगा, इधर को फोर्स लगेगी जिस मर्जी से। अगर रिपल्शन की तरफ देखो, दोनों की रिपल्शन होगी, इधर को जाएगा। अगर दोनों की अट्रैक्शन देखो तब भी इधर को जाएगा। ठीक है, फोर्स इधर को लगेगी। अब देखो, जब नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, ये रिपेल करेगा, ये लो जी, ये पॉजिटिव देखे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स इधर को। इक्वल एंड ऑपोजिट तो है, इक्वल भी है और ऑपोजिट भी है ना। इक्वल तो है, इक्वल तो हर केस में है, यहाँ पे ऑपोजिट भी है। टॉर्क तो आने वाली है, ठीक है, टॉर्क तो पक्का आने वाली है। अब देखो, इसमें फॉर्मूला लगाओ टाउ में, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, पीई साइन 90 कितना होता है बच्चे? 1 होता है।
तो कितना हो गया पीई। अब बताओ साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना? अरे साइन और कॉस की वैल्यू किस बीच में रोटेट करती है? -1 और 1 के बीच में। सबसे छोटी -1 होती है, सबसे बड़ी +1 होती है ना? तो ये मैक्सिमम वैल्यू है 1। तो यहाँ पे क्या होगी? मैक्सिमम टॉर्क आएगी। ठीक है। अगर देखो कुछ ऐसे एंगल पे है ना, तो अगर यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, यहाँ पे इधर को लग रही है फोर्स, तो उससे कम रोटेट होगा। लेकिन जब ऐसे सीधा ही खड़ा तो इसको रोटेट करना इजी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम आती है। और फॉर्मूले से भी हम बता सकते हैं 90 साइन 91 होती है जो साइन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क आएगा। और इन दोनों में तो टॉर्क लग ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ही बदल गई। डायरेक्शन ऑपोजिट तो रही नहीं, इक्वल तो फोर्सेस लग ही रही हैं। दोनों हर जगह पे इक्वल तो लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज क्यू है, चार्ज तो दोनों सेम ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम हो गई, तो फोर्स तो इक्वल हर जगह होगी इधर। पर जो है ना और डायरेक्शन वो चेंज हो गई। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में लग रहे थे, यहाँ पे ऑपोजिट में, तो यहाँ पे टॉर्क लग रहा है। अगर कोई थीटा एंगल पे हो तब तो हमने देख ही लिया, तो तब तो टॉर्क आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क होता है। ठीक है, okay बच्चों, that is it for today. I hope you like the video. Please like, share and subscribe to my channel Seco Physics. Also press the bell icon as well. If you have any doubt you can comment below. Thanks for watching. Bye.